धन्यवाद साथियों। आज ये बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम आप अपने आराध्य देवी माँ कर्मा की जयंती मनाने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। हमारे वकील साहब जी ने ये कहा कि समाज को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम माँ कर्मा की जयंती मना क्यों रहे हैं। माँ कर्मा के बारे में बोलने के लिए कहा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि संत शिरोमणि माँ कर्मा 1073 ईस्वी में हमारे समाज के बीच में झांसी नामक स्थान रामाशाह जी के घर में पुत्री रत्न के रूप में जन्म लिया। साथियों, आज हमें इस बात का गौरव है कि हम ऐसे अपने महान संत की जयंती मना रहे जिन्होंने समाज का उद्धार किया, उनको नई दिशा दिखाई। उनका जन्म हुआ बाल अवस्था में ही, बड़ी बहादुर थी। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी एक सहेली थी जो अहिर समाज यानी यादव समाज की थी, जिनका नाम नंदिनी यादव था। 13 साल की उम्र में एक बार वो तालाब में डूबने से अपनी सहेली को बचाया। साहस था। साथियों, पहले बाल अवस्था में भी विवाह हो जाता था। जब हमारी माँ कर्मा का विवाह चतुर्भुज शाह नामक एक तेल के बहुत बड़े व्यापारी के साथ हुआ, जिनका जन्म स्थान, रहने का स्थान नरवरगढ़ था। नरवरगढ़ में हमारी संत शिरोमणि माँ कर्मा ब्याही गई और वहीं से उनकी कर्म की रूपरेखा शुरुआत हुई। वहाँ पे चूँकि चतुर्भुज शाह संपन्न थे, तेल खली के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके इस व्यापार को देखते बहुत से जो इलाकेदार रहते थे, राजा के मंत्री रहते थे, राजा रहते थे, वो हमेशा चिढ़ते थे कि तेली इतना संपन्न कैसे हो गया, और हमेशा वो कोई ना कोई रास्ता निकालते थे किस तरह हम तेली को कमजोर करें। जैसे कि जिसका उदाहरण हमारे रीवा में भी मिलता है। रीवा में, हमारे रीवा राज्य में एक बार तेल की मशीन लगाई गई थी बोदाबाग में, कि जिससे तेलियों का व्यापार पूरी तरह खत्म हो जाए। और जब आपका व्यापार खत्म हो जाएगा तो निश्चित आप गरीब हो जाओगे। गरीब हो जाओगे तो हमेशा दबे रहोगे, कहीं उठ नहीं पाओगे। तो एक बार आप जीतन सिंह दीवान की किताब में ये स्पष्ट है कि रीवा राज्य द्वारा बोदाबाग में शक्कर की मिल और तेल पेरने की मिल लगाई गई थी तेलियों को बर्बाद करने के लिए। वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन माँ कर्मा और उनके साहू समाज के लोगों को खत्म करने के लिए एक बार राजा के हाथी के खुजली का रोग हुआ। बहुत से लोगों को, वैद्यों को दिखाया गया, बताया गया कैसे ठीक हो, ठीक नहीं हो रहा था। तो मंत्री, जो आप जानते हैं मंत्री कौन होता है, राजा का मंत्री हमेशा ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया कि किस तरह भाई मंत्री जी इसको कैसे सार किया जाए, भाई पैसा वाला आदमी है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मोतिया तालाब, वहाँ एक तालाब था मोतिया तालाब जो सूखा पड़ा था, उन्होंने कहा कि अगर मोतिया तालाब में क्वाँच जो खुजली करती है, क्वाँच आपने सुना होगा, लगी रहती जंगल में, कुछ लोग खाते भी हैं, तो उसका अगर तेल में मिला के हाथी को नहलाया जाए डुबकी मार के, तो हाथी ठीक हो सकता है। अब चूंकि राजा का हाथी था, तो अब उसको ठीक करने के लिए तेल तालाब में भरना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि राज्य घोषणा हो गई कि सभी तेली जो है तो मोतिया तालाब को भरे। तालाब सूखा था। आपको मालूम है, हम लोग जाति के तेली हैं, तेल बड़े मुश्किल से निकलता है, बहुत ही कठिनाई से निकलता है। जब उन्होंने कहा कि तालाब भरना, सभी तेली घबरा के कैसे तेल से तालाब भरेगा, प्रयास किया। अब वो जितना तेल डाले वो चिपक जाए, वहीं भरे ना आए। सब घबरा गए कि अगर एक माह में तेल नहीं भरा तो राजा तो बोला फांसी दे देंगे। अब क्या किया जाए? तो क्योंकि माँ कर्मा संत भी थी और कर्म योगी भी थी, इसीलिए उनका नाम माँ कर्मा रखा गया। सब कोई गए माँ कर्मा के पास कि माँ अब क्या करें, कैसे बचे।
नहीं तो अगर तेल नहीं भरता तालाब में तो फांसी राजा की निश्चित है। अंदर चले आना। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए। और पहले क्या था कि महिलाएं काम करती नहीं, पुरुष काम अधिकतर करते थे। उसी समय से महिलाओं ने भी पुरुषों का साथ देना, कंधे से कंधे मिला के शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि सभी महिलाओं को अपने घरों से इकट्ठा किया कि भाई अगर दिन भर पुरुष काम करते हैं तो रात भर महिलाएं करेंगी, डबल काम होगा, तेल डबल निकलेगा। और जो हमारे व्यापारी हैं तो उनसे अपन तिली है, सरसों है, सब लेके किसी ने काम पूरा करना है। और पूरी तरह सब जब लग गए तो तालाब भर गया, हाथी को नहलाया गया। खुजली तो ठीक नहीं हुई, लेकिन तेली समाज हमारा पूरा गरीब हो गया, क्योंकि राजा पैसा ही सब देता नहीं था तेल का। तेल तो भरवा लिया, पैसा तो देता नहीं था। अब जब पूरी तरह बर्बाद हो गए तो उन्होंने निश्चय किया कि अब इस राज्य में तेली समाज को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये राजा तो तेलियों को बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है, यहाँ के मंत्री। तो उन्होंने कहा कि इस राज्य का पलायन करना चाहिए, और सभी ने विचार बना के अपना उस राज्य से पलायन किया, राजस्थान की ओर। जब वो राजस्थान की ओर गई, जहाँ चलते चलते रात हो जाती वहीं बसेरा पड़ता, वहीं पे अपना खाना पीना बनता। सबका खाना पहले अलग अलग बनता था, जिसका परिवार उसका खाना। आज भी चलता है, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो अपना अपना टिफिन लेके जाते हैं, कोई किसी को खिलाता नहीं। जब ये समस्या आई तो धीरे धीरे जब कारोबार बढ़ने लगा, अनाज राशन जो भी था, तेल चावल गेहूँ सब खत्म होने लगा, सब्जी खत्म होने लगी। अब जब अंतिम पड़ाव आया, किसी तरह बड़े मुश्किल से पूछते पूछते अंतिम पड़ाव पहुंचे, उस दिन किसी के पास कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था। किसी के पास चावल था, किसी के पास दाल थी, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास सब्जी। अब क्या करें, कोई बना ही नहीं सकता। अगर सब्जी बनाएगा कैसे काम बनेगा, चावल भरा चावल बनाए कैसे बनेगा। किसी के पास कुछ नहीं, नमक है, किसी के पास तेल है। अब सब परेशान रहे। पुनः गए माँ के पास कि माता कोई रास्ता बताइए, हम लोग क्या करें, हम लोग के पास सामान नहीं है, हम लोग रात को बच्चों को कैसे खिलाएं, हम लोग कैसे खाएं। तब माँ ने अपने बुद्धि से कहा कि आप लोग संकट की घड़ी में हताश होने की कोई जरूरत नहीं, अपन मिल के सब काम करते, मिल के समस्या हल करेंगे। जिसके पास जो है सब आप पहले एक जगह ले आइए। सभी अपना अपना सामान जिसके पास जो था ले आए। उन्होंने बड़े पतीले पे उसको चढ़ाया, नमक तेल सब्जी भाजी सब डाल के, चावल दाल जो जिसके पास था सब ने डाल दिया। नतीजा जब वो बन के रीता पक के वह विशाल खिचड़ी के रूप में बन के निकला, और सभी जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास नमक भर था, जिसके पास चावल भर था, जिसके पास दाल भर था, हर पूरे साहू समाज को हर चीज का टेस्ट मिला। और उसी समय से खिचड़ी का प्रचलन हुआ। सेनाओं में भी जब कभी वो पड़ता था तो वहाँ रोटी नहीं बनती, बस खिचड़ी बना के अपना आज भी काम चलाते हैं। आपने देखा हो डॉक्टर भी खिचड़ी को ला देते हैं। साथियों, खिचड़ी का भोग लगा, माँ कर्मा राजस्थान पहुंची, लेकिन उसके पहले की आपको कहानी में बताना भूल गया। माँ कर्मा और चतुर्भुज ने एक बहुत महान काम किया था। शिवपुरी में आज भी खंडहर, पुल, नदी, तालाब, जो भी ये घाट वगैरह बनाने का होता है, कुआं बनाने का होता है, सारा बनाने का होता है, आज भी वहाँ खंडहर के रूप में ये शिवपुरी जिला में नरवरगढ़ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। वहाँ आज भी ये खंडहर उपस्थित है। और ये चीख चीख के कह रहे हैं कि उस जमाने में माँ कर्मा ने समाज के लिए ये काम किया। माँ कर्मा ने जब उनका व्यापार था, दूर दराज से लोग आते थे, व्यापार करते थे, तो ये हुआ कि वो कहाँ रुकेंगे,
जो भी व्यापारी आएगा, जो भी किसी गांव से नर्मल लड़ाएगा, कहाँ रुकेगा? तो उन्होंने रास्ते भर पक्की सड़कें बनवाई, रास्ते में आम के पेड़, वहाँ उन्होंने इसकी व्यवस्था की, लोग पानी पिएंगे, रुकेंगे। जिस नदी में पुल नहीं था, पुल बनवाया, आज भी खंडारावस्था में वो पुल मौजूद है। शिवपुरी जाने वाले जो वहाँ के सर्वे किए, उन्होंने हमको ये चीज जानकारी दी। फिर इसके बाद जब उन्होंने छोड़ दिया तो राजस्थान में अपना फर्स्ट क्लास जीवन यापन चला। उनका जो भक्ति मार्ग था वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी। जब वृद्धावस्था आई, उन्होंने अपने बच्चे को अपने घर का कारोबार सौंप के उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया और वहाँ से वो जगन्नाथ चली। पैदल यात्रा थी, रास्ते में रुकती, वहीं सो जाती, इसके बाद आगे बढ़ जाती। इसी प्रकार धीरे धीरे जब वो पहुँचने लगी तो पता चला कि रास्ते में चक्कर आया, ठोकर लगा, गिर गई, चलने की अवस्था नहीं थी। तो सुबह उनकी जब निंद्रा खुली तो पता चला वो जगन्नाथपुरी में मौजूद थी। यात्रा उनकी पूरी हो चुकी। जब वो जगन्नाथपुरी गई तो मंदिर के अंदर जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहा, प्रसाद चढ़ाना चाहा, क्योंकि हमारे समाज से कुछ लोगों को घृणा भी है, उन्होंने मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया। प्रयास करने के बाद भी धक्का मारा। हमारी संत शिरोमणि माँ कर्मा धक्के से गिर गई, उनके माथे से खून बहने लगा, बेहोश होकर गिर गई। वहाँ के व्यवस्थापकों ने उनको मंदिर के बाहर समुद्र किनारे फेंक दिया। वो बेचारी जब जागी, उनको समझ में आया कि मंदिर के अंदर हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमको भगवान का भोग चढ़ाना है, क्या करें? उन्होंने कहा कि हम यहीं मड़ैया बना के यहीं से चढ़ा देंगे। उन्होंने समुद्र किनारे एक मड़ैया बना के वहीं रहना स्टार्ट किया और वहीं से खिचड़ी चढ़ा के वहीं भोग शुरू कर दिया। जब खिचड़ी का भोग उन्होंने वहाँ भक्तजनों को बांटना स्टार्ट किया, प्रसाद में इतना टेस्ट था। आज आप गौर करिए कि माँ कर्मा का जब भी कहीं खिचड़ी बनता है, किसी भी आयोजक के द्वारा कोई भी बनाए, उसका टेस्ट ही आपको अलग मिलेगा। भंडारे का टेस्ट हर जगह अलग मिलेगा। अंदर नहीं आ रहा। तो माँ कर्मा के प्रसाद में इतना स्वाद था, इतना वो था कि पता चला कि जो भीड़ मंदिर में प्रसाद लेने जाती थी वो सीधे वहाँ झोपड़ी पहुँचने लगी। वहाँ की भीड़ गायब हो गई। अब भीड़ गायब हो गई तो आप भी जानते हैं कि मंदिर में पूजा पाठ चढ़ावा मुख्य व्यवसाय है। किसी मंदिर में आप जाएंगे ये चलता है और उसका एक व्यवस्थापक पुजारी होता है जिसका लाभ होता है। पता चला जब कोई व्यक्ति मंदिर जाने बंद कर दिया, माँ कर्मा के पास जाने लगा प्रसाद लेने, तो मंदिर में भीड़ें घट गई। भीड़ें ना आए तो चढ़ावा कौन चढ़ाए? अब पता चला कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि भाई कारण क्या है? तो देखा तो कि सब भीड़ तो माँ कर्मा के पास है, सब खिचड़ी खा रही है आराम से। अच्छा, तो पता ये चला कि उन्होंने कहा यार तुम कुछ करो, नहीं तो ये तो पूरा धंधा हमारा बंद हो जाएगा, चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? तो फिर वो गए और माँ कर्मा को ससम्मान बुलाया कि माता जो का आप प्रसाद यहाँ चढ़ा रही है, हमारे मंदिर में चढ़ाइए। उस दिन से माँ कर्मा का खिचड़ी जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा और जगन्नाथ में आज भी खिचड़ी पहला भोग माना जाता है। और जग जग में ये कहना भी है कि जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हैं। तो साथियों, माँ कर्मा की कहानी संक्षेप में हमने जो सुनाई, ये तो माँ कर्मा के विषय में था। अब रह गई कार्यक्रम का उद्देश्य। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो समाज है बहुत ही लूटा पीटा समाज है, बहुत ही कमजोर समाज है। अगर हमारा समाज मेहनती ना होता, ईमानदार ना होता, कर्मयोगी ना होता, तो आज इस दुनिया में न बसता। आज आप देखिए बहुत से समाज गायब हो गए, उनका कहीं पता नहीं।
हमारा समाज सिर्फ इसलिए टिका हुआ है कि हमारा समाज पहला नंबर तो ईमानदार है। मैं कुछ लोगों की बात नहीं करता, आप बुरा मत मानिए, कुछ लोग बेईमान भी होते हैं जिनका धंधा बेईमानी का, लेकिन सब नहीं होते। हमारा समाज आज भी ईमानदार है, मेहनती है और कर्मशील है। आज भी आप देखेंगे साहू अपने काम से पीछे नहीं हटता, जो चीज ले लेता है करके दिखा देता है। और उसका सीधा साधा उदाहरण है कि देश के अंदर कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन आज नाम किसका है आप जानते हैं, कहने की आवश्यकता मुझे नहीं। तो साथियों, जिस स्थान पे रीवा जिले में या जहां भी हम लोग हैं, हमारा समाज हर दृष्टि से पीछे है। उसका कारण हमारे अंदर सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि नहीं, समाज के प्रति प्रेम नहीं। हम लोग फॉर्मेलिटी में ध्यान देते हैं, सामाजिक कार्य में ध्यान नहीं देते। उसी कारण आज हमारा रोजगार पीछे है, हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। सिंधी समाज भारत के अंदर 1952 में आया, लेकिन आज रीवा जिले में आप देख लीजिए, मैन मार्केट सिंधी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं, जबकि असली व्यापारी हम हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारा साहू समाज बहुत ज्ञानी समाज है। संताराम जी जैसे संत हुए जिनके ज्ञान की प्रशंसा आज भी लोग करते हैं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी आज भी हमारा समाज अशिक्षित है, पढ़ा लिखा है लेकिन अशिक्षित है। वो अभी अंधविश्वास, पाखंड और दूसरे के बहकावे में जल्दी आता है, अपना भला बुरा कम सोचता है, दूसरे का ज्यादा। तो साथियों, हमारा उद्देश्य है समाज का विकास, समाज का उत्थान, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे हमारे समाज के युवाओं के संबंध में हो, जिनका स्वास्थ्य सही रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक हकदारी, रोजगार, हमारे जो कार्य है इसी पे आधारित है। आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे समाज के लोग अपने व्यापार के कारण, अपने कार्यों के कारण समाज में पहले की तरह 2 दिन 3 दिन बैठ नहीं पाते। बच्चे बच्चियां हर घर में, हर परिवार में शादी योग्य रहती हैं और वो कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है कि हमारे समाज में शादियां महंगी हो गई, बहुत महंगी हो गई। एक शादी करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब तो आप एक शादी कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 बच्चे हो गए तो आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ शादी में चली जाएगी। आप घर द्वार नहीं बना पाएंगे, जमीन खेत नहीं बना पाएंगे। तो हमारा संगठन साहू समाज की शादियों को सरल करने के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन करता है कि आप लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों का बायोडाटा हमारे संगठन के पास जमा करें। और आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गोविंद प्रसाद जी और उनके बगल में बैठे हुए शिव प्रसाद साहू जी बैठे हुए जो भटवा के हैं। आपके द्वारा 3 वर्षों से विवाह सम्मेलन साहू समाज में कराया जा रहा है। 2 वर्ष आपके देवदुला में कराया गया और इस वर्ष जो निकल गया 24 में रीवा जिले में कराया गया, जिसके द्वारा आपका ये था कि हमारे समाज को पैसा न लगे, जिसकी बच्ची हो, बच्चे हो, वह आए और हमारे कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराए। हमारे शिव प्रसाद भाई ने तो ये तक व्यवस्था कर दी थी कि आपको पंडित नौवा नहीं ढूंढना है, वो भी वो बुला के रखे थे, बस आपको पहुंच जाना है, विवाह करना है, आप जितने निमंत्रण देना है देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो एक बार आपसे पुनः हाथ जोड़ के कहूंगा कि शिव प्रसाद साहू जैसे कर्मठ कर्मयोगी के लिए एक बार आप लोग तालियां जरूर बजाएं। साथियों, हमारा उद्देश्य समाज को डांस सिखाना नहीं, समाज को गाने सुनाना नहीं है, समाज का पैसा नाली में डालना उचित नहीं। अगर कोई कहता है कि मैं इस साल 6 लाख खर्चा किया हूं, अगले साल 10 लाख खर्चा करूंगा, बहुत खुशी की बात है, आप 20 लाख खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि अपने दम पे करो
आज अगर खर्चा करना है, कुछ करना है, सही जगह पे पैसा आप समाज का नहीं लगा सकते तो अपने जेब का खर्चा करो, तब पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। आज यहाँ पे हर व्यक्ति जानता है पैसा कैसे आता है, उस पैसे का उपयोग कैसे करना है। पैसा हर व्यक्ति के पास है, कोई गरीब नहीं। अगर कोई ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, ये धोखा न खाए, कुएं का मेढक कुछ भी बोल सकता है, उसको मालूम नहीं दुनिया बहुत बड़ी है। कुआं से बड़ा तालाब होता है, तालाब से बड़ा समुद्र होता है, नदी होती है। ध्यान रखना चाहिए उसको। तो मैं यही कहूँगा कि समाज हमारा सामाजिक कार्य की तरफ चले, और ये साहू समाज रीवा हमेशा साहू समाज के लिए काम करेगा। साहू समाज का संगठन है, ये किसी नेताओं का संगठन नहीं है। हमें न कोई नेतागिरी करना है, समाज को हमें नेता बनाना है, लेकिन चमचा नहीं बनाना स्वागत करने के लिए, नेता बनाना। तो जो हमारे समाज के नेता होंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे, उनके लिए साहू समाज हमेशा खड़ा रहेगा सहयोग के लिए। और मैं अपनी वकील साहब मैंने अपना उद्देश्य संक्षेप में बता दिया है, और हमारे बीच में एक से विद्वान हमारे अतिथि, अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ आए हुए हैं, वो अपना अपना विचार रखेंगे। और मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ आपसे क्षमा मांगता हूँ।